नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम सभी जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। प्यारे साथी, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हो गया, किस तरह उसने मगध की सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया, इन सब के बारे में जानेंगे। आखिर किस तरह उसने भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त किया, यानी कि सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और जितने यूनानी क्षत्रप यहाँ पर शासन कर रहे थे उनको भारत से मुक्त किया। किस तरह उसने नंद वंश का अंत किया, इन सब के बारे में जानने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से प्यारे साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बेसिक बातें थी कि ये किस वंश से थे या किस तरह इन्होंने नंद वंश का अंत किया, इन सब के बारे में इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। जो आपका प्राचीन भारत का एपिसोड नंबर 25 है उसमें आप देख लेंगे। आज हम पूर्णतया इसमें जानने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यहीं से स्टार्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य को। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की प्यारे साथी, तो ये 322 बीसी में क्या होता है कि राजगद्दी पर बैठता है, यानी कि 322 बीसी में प्यारे साथी मगध की गद्दी पर बैठता है। मगध की गद्दी पर बैठता है प्यारे साथी, गद्दी पर बैठता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य प्यारे साथी। और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, यानी कि इसके पहले के जितने भी शासक हुए, जितने भी वंश आए, उन सभी वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश आपका है और सबसे शक्तिशाली शासक प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया। आप देखेंगे ये भारत की सीमाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा, यानी कि मगध की सीमाओं को हिंदकुश पर्वत तक फैलाता है प्यारे साथी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसकी सीमाएं हिंदकुश पर्वत तक लगती थी, यानी कि पूरा अफगानिस्तान वाला जो एरिया होता है वहां तक भारत की सीमाएं लगती थी प्यारे साथी। आप देखेंगे दक्षिण भारत भी अधिकतर इसने मगध में मिला लिया था और एक अखंड भारत का कह सकते हैं कि निर्माण कर दिया था। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जैसा कि आपको पता है कि इसने नंद वंश का अंत करके स्वयं ये एक नए वंश की स्थापना करता है अपने गुरु चाणक्य की मदद से प्यारे साथी। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, तो मैं बता दूं कि इनके गुरु का नाम क्या था प्यारे साथी, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होंगे वो सभी अभी कुछ नहीं जानते होंगे। जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें तो ज़्यादा नहीं पता होता, वही जो 6th-7th में पढ़े रहते हैं वही जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके गुरु का नाम प्यारे साथी, तो इनके गुरु का नाम क्या था प्यारे साथी? चाणक्य था। चाणक्य के प्यारे साथी अगर मैं उपनाम की बात करूं, इनके उपनाम को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथी। इनके उपनाम हो गए, चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अगर मैं बात करूं कि इनके उपनाम या प्यारे साथी अन्य नाम करके ये आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप इनके उपनाम और वो अन्य नाम जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी चाणक्य के उपनाम की, तो एक नाम इनका प्यारे साथी है विष्णुगुप्त। इनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अभी शायद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। एक और उपनाम है प्यारे साथी, इन्हें कौटिल्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कौटिल्य भी कहा गया है प्यारे साथी। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इन्हें भारत का प्यारे साथी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं प्यारे साथी, तो भारत का मैकियावेली इनको कहते हैं, सॉरी चाणक्य को कहते हैं प्यारे साथी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्हीं की मदद से नंद वंश का अंत करते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, नहीं तो ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि कल मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। नहीं तो एक ही वीडियो में मैं पूरे पार्ट कर देता, लेकिन क्या हुआ कि सिर दर्द कर रहा था, तो मैं आज इनके लिए एक सेपरेट पार्ट लेकर आया हूं जिससे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। जो स्टोरी है उसे आपको देखना है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो और भी कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि जो घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, जब उसने नंद वंश के शासक घनानंद का अंत कर दिया तो उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था प्यारे साथी। तो आप देखेंगे कि धनानंद की पुत्री
क्या नाम है प्यारे साथी उनकी पुत्री का? दुर्धरा। धनानंद की पुत्री दुर्धरा से चंद्रगुप्त ने विवाह किया प्यारे साथी, से विवाह किया। मैं इतना लिख देता हूँ, आगे आप लिख लीजिएगा, से विवाह किया। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो एक ग्रंथ है प्यारे साथी विशाख दत्त का, आप देखेंगे तो विशाख दत्त का एक ग्रंथ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन इसे मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो विशाख दत्त एक रचनाकार हैं जिनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है प्यारे साथी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है प्यारे साथी, इसमें मौर्य वंश के उदय और नंद वंश के अंत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लिख लीजिएगा कि इसमें मौर्य वंश के उदय की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के उदय की जानकारी मिलती है प्यारे साथी, और साथ ही साथ नंद वंश के अंत की भी जानकारी मिलती है, या आप कह सकते हैं अत्याचारों का भी वर्णन इसमें मिलता है प्यारे साथी। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इसमें प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वृषल। तो आप लिख लीजिएगा कि इनकी पुस्तक में जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, और वृषल में होता है प्यारे साथी निम्न जाति का इन्हें बताया गया है प्यारे साथी। वैसे ज्यादातर विद्वान इन्हें क्षत्रिय जाति का मानते हैं। तो प्यारे साथी ये कुछ चीजें रही इनके बारे में। अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पहले हम इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से ले लेंगे प्यारे साथी। तो इन्हें भारत का प्रथम महान शासक कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम महान शासक कहा जाता है, प्रथम महान शासक कहा जाता है, महान शासक कहा जाता है प्यारे साथी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम महान शासक कहा जाता है। इसके साथ मैं बात करूं प्यारे साथी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानी दास्ता से भी मुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त किया प्यारे साथी। यूनानी दास्ता कह सकते हैं जो यूनान के आक्रमणकारी आए थे, जैसे सिकंदर हो गया आपका, सेल्यूकस निकेटर, अभी उनका युद्ध में मैं बताऊंगा आपको। तो जो यूनानी शासक थे वो भारत के कुछ एरिया में कब्जा करके शासन कर रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान का जो एरिया आता है प्यारे साथी, वर्तमान का पाकिस्तान, ये इस एरिया पर क्या था कि यूनानियों का कब्जा था और उनका शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा कि उस भाग को इनसे मुक्त करेगा, यानी कि यूनानी क्षत्रप प्यारे साथी, क्षत्रप उन्हें कहते हैं जो राज्यपाल होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानी क्षत्रपों से मुक्त किया प्यारे साथी, मुक्त किया प्यारे साथी, इन्हें इससे मुक्त किया। तो प्यारे साथी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिकंदर जब आया था भारत में, तो जब वो जाने लगा था, जो भाग उसने जीता था अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है, जैसे पोरस का राज्य पुरु हो गया, ये सब एरिया जो थे, अम्बी का जो राज्य था प्यारे साथी, तो इन सभी राज्य पर यूनानी क्षत्रप नियुक्त करके गया था। क्षत्रप में से होता है राज्यपाल, गवर्नर जिसे कहते हैं, वो शासन करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब आता है तो इन पर आक्रमण करता है और फिर से इन्हें मुक्त कराता है और मगध के साम्राज्य में शामिल करता है। प्यारे साथी एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो राजधानी थी इनके समय वो पाटलिपुत्र ही थी। कभी कभी पूछ भी सकता है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अक्सर राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है। तो आप देखिएगा कि इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। आप देखेंगे प्यारे साथी तो काला शोक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जिसने राजधानी बदली। उसके पहले जो शासक थे, जैसे शिशुनाग ने क्या किया था कि उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था, फिर शिशुनाग ने क्या किया कि पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी थी मगध की राजधानी। लेकिन फिर काला शोक आता है, पाटलिपुत्र बनाता है, और तब से नंदों के जितने शासक हुए उन्होंने भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। आप देखेंगे प्यारे साथी मौर्य के जितने शासक होंगे, चाहे आपका बिंदुसार हो गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक भी हो गए, ये पाटलिपुत्र ही राजधानी रखेंगे। प्यारे साथी एक बात और नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि यूनानी लेखकों ने प्यारे साथी यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है प्यारे साथी। परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में प्यारे साथी कि पालीब्रोथा, यूनानी लेखकों ने पालीब्रोथा किस शहर को कहा है या किस क्षेत्र को कहा है, तो वो कहा है प्यारे साथी पाटलिपुत्र को। तो यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है प्यारे साथी। क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इन्हें आप नोट करिए। फिर हम आगे बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में। तो फटाफट नोट करिए। तो चलिए प्यारे साथी, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और एकदम अच्छे तरीके से आप नोट करते हुए चलिए। देखिए, अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब था क्योंकि मेरी भी पढ़ाई चलती रहती है, तो थोड़ा मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो उससे आपको डरना नहीं है। अब जो वीडियोस आएंगी रेगुलर आएंगी और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो अब तक, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी क्षत्रपों से भारत को मुक्त किया, तो किस प्रकार किया इसके बारे में बात करेंगे। कि जो एक युद्ध होता है प्यारे साथी, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और भारत यानी कि मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो आप लिखेंगे प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर का युद्ध, ऐसा हेडिंग डालिएगा आप अपनी नोटबुक में या जो भी कॉपी लिए होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध, के मध्य युद्ध प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं इस युद्ध के बारे में कि सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ, तो आप देखेंगे प्यारे साथी ये युद्ध होता है आपका 305 बीसी में, यानी कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर यानी कि जो यूनानी शासक था और प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य ये युद्ध होता है। मैंने जब आपको सिकंदर पढ़ाया था प्यारे साथी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तब क्या था, जो सेल्यूकस निकेटर आपका था ये सिकंदर का सेनापति था तब। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसने मतलब तब यूनान का शासक यानी कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र था अफगानिस्तान का, इस एरिया पर सेल्यूकस निकेटर का शासन हो गया। ये कौन था प्यारे साथी, तो ये सिकंदर का सेनापति था प्यारे साथी। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो युद्ध होता है किनके मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक घमासान युद्ध होता है प्यारे साथी। ऐसे लिख लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक घमासान युद्ध होता है प्यारे साथी। और ये युद्ध मतलब बहुत भयंकर होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, क्योंकि मगध के पास बहुत ज़्यादा सेना थी प्यारे साथी। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही शक्तिशाली शासक था। आप देखेंगे तो कई लेखकों ने यह भी कहा है कि इसके पास लगभग 5 से 6 लाख पैदल सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना थी प्यारे साथी मगध की मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया करता था, इतना ताकतवर था। आप देखेंगे प्यारे साथी कि जो जब ये गद्दी पर बैठा था तो ये 322 बीसी में बैठा था, यानी कि 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। लेकिन ये युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था प्यारे साथी 305 ईसा पूर्व में। लगभग 17 साल का गैप था प्यारे साथी। अगर एक साल छोड़ भी दे तो 16 साल का गैप था। और इस 16 साल में क्या हुआ प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य की शक्तियां और बढ़ गईं, क्योंकि पहले तो नंदों के समय भी सेनाएं बहुत ही शक्तिशाली थी, तभी सिकंदर लौट गया था भारत से। लेकिन इस 16 साल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की शक्तियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी, सेनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और इस युद्ध में क्या हुआ प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। तो आप लिख लीजिएगा कि इस युद्ध में प्यारे साथी, इस युद्ध में हमारे शासक चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए प्यारे साथी। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए प्यारे साथी। अच्छा, आप ये बताइए कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य का तो नेतृत्व चाणक्य ही करते थे। उन्हीं की बुद्धि के कारण ये भारत का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बना, क्योंकि देखिएंगे मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, इसे चाणक्य ने ही शासक बनाया। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य
जो एक बालक था, पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि शिकारी से इनको खरीद लिया था और फिर इनको इतना ज़्यादा शिक्षाएं दी, युद्ध कला में निपुण किया, हर चीज़ में निपुण कर दिया कि ये पूरे आप देखेंगे प्यारे साथी इतने बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये युद्ध तो हो गया प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, लेकिन इसके बाद प्यारे साथी क्या हुआ, एक संधि टाइप की हुई। आप देखेंगे कि युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुई, फिर क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी। जैसे कोई राजा जीत जाता है तो दूसरा राजा चाहे तो पूरे राज्य को ही ले ले, उसकी मर्जी है, जो जीता हुआ राजा है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि की प्यारे साथी, और यह संधि होती है प्यारे साथी। इस संधि में आप देखेंगे प्यारे साथी तो क्या होता है, पहला क्या होता है चरण प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से किया जाता है। प्यारे साथी एक तरह की संधि ही मानी जाती है कि इसमें क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो आप लिखेंगे प्यारे साथी इसमें क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री प्यारे साथी हेलेना का विवाह, इनकी पुत्री का नाम क्या था, हेलेना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया प्यारे साथी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया प्यारे साथी। आप देखेंगे तो जो इनकी पुत्री थी हेलेना, इनका एक और अन्य नाम भी है जिन्हें प्यारे साथी इन्हें कार्नेलिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कार्नेलिया भी कहा जाता है प्यारे साथी, इन्हें कार्नेलिया भी कहा जाता है, हेलेना को कार्नेलिया भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम कार्नेलिया भी है। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि एक तरह से संबंध बनाए प्यारे साथी, व्यवहारिक संबंध बनाए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करा दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि आप जानते होंगे, इस समय भी आप देखेंगे आसपास में जब किसी के यहाँ शादी होती है तो क्या होता है कि जो लड़की वाला पक्ष होता है, जैसे कि किसी पुत्री के पिता हैं, तो वो वर पक्ष को कुछ दहेज देते हैं, इस तरह का होता है प्यारे साथी। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, तो ये जो परंपरा है आज से थोड़ी ना जन्मी है, हजारों वर्षों से चलती आ रही है। तब भी क्या होता था कि जो पिता होता था अपनी पुत्री की शादी करने के बाद दहेज देता था। तो ठीक उसी प्रकार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और साथ में दहेज भी दिया। अब जानते हैं कि दहेज में क्या क्या दिया। अब यहाँ तो आप देखेंगे स्कॉर्पियो मांग लेते हैं, ये मांग लेते हैं, लेकिन जो ये था प्यारे साथी सेल्यूकस निकेटर, इसने राज्य दान दे दिए थे, यानी कि इतने बड़े बड़े राज्य भी क्या किए थे प्यारे साथी, दहेज में दे दिए थे। आप देखेंगे तो कि जो सेल्यूकस निकेटर था इसने भारत के जितने भागों पर कब्जा किया था, जो अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का एरिया था, सिंध प्रांत का, इस एरिया को पूरा दान में दे दिया प्यारे साथी। और परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उसने किस किस राज्य को दान में दिया था या किस किस क्षेत्र को या शहर को दान में दिया था प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे प्यारे साथी कि सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दहेज में प्यारे साथी 4 प्रांत दिए थे, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, 4 राज्य दिए थे प्यारे साथी। वो राज्य कौन कौन से थे तो आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी। पहला राज्य आपका था प्यारे साथी, पहला राज्य आपका था काबुल। पहला राज्य आपका क्या था प्यारे साथी, पहला राज्य आपका काबुल था। दूसरा राज्य आपका कंधार था। तीसरे राज्य की बात करें प्यारे साथी तो तीसरा राज्य आपका था हेरात था प्यारे साथी। और चौथा राज्य प्यारे साथी क्या था, बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, इस एरिया को क्या किया था प्यारे साथी, दहेज में दे दिया था जब अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। अब हम बात करें प्यारे साथी तो जो आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, ये सब एग्जाम होते हैं, ये डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि किस राज्य को दान में दिया था। वो क्या पूछते हैं प्यारे साथी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी था,
यूनानी शासक था। तो यूनान में प्यारे साथी जो भाषा होती है वो अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा गया, उसी तरह प्यारे साथी काबुल को क्या कहा जाता था यूनानी भाषा में? काबुल को प्यारे साथी पेरीपेनिस डाई कहा जाता था, पेरीपेनिस डाई। आप देखेंगे प्यारे साथी इसके बाद कांधार की बात करें तो कांधार को प्यारे साथी अराकोसिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अराकोसिया कहा जाता था। अगर हम बात करें प्यारे साथी हैरात की, तो हैरात को प्यारे साथी क्या कहा जाता है यूनानी भाषा में? हैरात को प्यारे साथी एरिया, यानी कि उस भाषा में कौन कौन से राज्य उसने दिए थे? तो पेरीपेनिस्टाई, अराकोसिया, एरिया और बलूचिस्तान का प्यारे साथी यूनानी नाम क्या मिलता है जो पुस्तक में मिलता है? वो क्या है? जेड्रोसिया। प्यारे साथी क्या मिलता है? जेड्रोसिया मिलता है। तो प्यारे साथी क्या हुआ कि जब दहेज दान में दिया, यानी कि जो प्रांत 4 प्रांत दान में दिए थे, उसमें देखेंगे प्यारे साथी काबुल पेरिसपेनिस्डाई, परीक्षा में पूछा जाता है कि काबुल का यूनानी लेखकों ने क्या नाम बताया, तो वो था पेरीपेनिस्डाई। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कांधार की, तो कांधार को अराकोसिया, हैरात को एरिया कहा जाता है, बलूचिस्तान को जेड्रोसिया कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है, बार बार पढ़ के आपको याद कर लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो एक तीसरा चरण और हुआ इस शर्त में। तीसरा चरण क्या हुआ प्यारे साथी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ, तो आप देखेंगे मगध में हाथी बहुत पाए जाते थे, एलिफेंट जो होती है उसी से युद्ध होता था। और प्यारे साथी मगध की सेना में हाथी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि नंदों के समय 6,000 हाथी थी और इनके समय में तो मुझे लगता है कि 10,000 हाथी रहे होंगे। ऐसे में मतलब इनकी सेना में बहुत ज़्यादा हाथी थे और हाथी द्वारा ये युद्ध करते थे। अब क्या है, जो यूनान के लोग हैं वो हाथी कभी नहीं देखे थे, मतलब उन्हें हाथी के बारे में पता ही नहीं था, उनके क्षेत्र में हाथी नहीं पाए जाते थे, तो वो युद्ध में हाथी का प्रयोग भी नहीं करते थे। जब वो भारत में युद्ध करने आए, चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने युद्ध किया सेल्यूकस निकेटर ने, तो वो सोचने लगे ये कौन सा प्राणी है अजीब सा, जो जब गिरता है तो हजारों लोगों को दबा देता है, 100-200 लोगों को, जब हाथी मर भी जाए अगर गिरेगा तो 100-200 लोगों को वैसे ले जाएगा। तो इतना भयंकर युद्ध होता था। तो सेल्यूकस निकेटर ने इस संधि में 2 चीजें तो दी, लेकिन फिर कहा कि मुझे क्या है कि मुझे कुछ हाथी दे दो। और प्यारे साथी फिर क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप निकेटर को दे दिया। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर, मैंने लिख दिया, निकेटर को दिए प्यारे साथी। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि हाथी किसने दिए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। तो आप इसे नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप इसे नोट करिए। मैं पानी पी लेता हूँ फिर बात करते हैं। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी आगे के बारे में। तो इससे मैं इरेज करता हूँ फटाफट और फिर हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ और एकदम आप साथ में नोट करते हुए चला कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके बारे में, और फिर 10-15 मिनट और वीडियो बची है अगर हम देखें प्यारे साथी। तो इसके बाद आपने जाना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, पहला विवाह तो दुर्धरा के साथ हुआ था जो घनानंद की पुत्री थी, और दूसरा विवाह सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हुआ, नहीं तो आप लिखा है सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हुआ। तो क्या हुआ कि जब हेलेना मगध में आने लगी तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को अकेले थोड़े ना जाने दूंगा, मैं एक मतलब क्या राजदूत भेजूंगा इसके साथ। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, यानी कि हिंदी भाषा तो तब बोली भी जाती थी कि नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं है।
लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इन्हें यहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं था, मगध की भाषा का ज्ञान नहीं था। तो इसकी हेल्प के लिए और जो कुछ मदद हो प्यारे साथी, उसके लिए सेल्कस निकेटर ने अपने एक राजदूत को हेलेना के साथ भेज दिया था प्यारे साथी। हेलेना जिन्हें कार्नेलिया भी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो हेलेना के साथ सेल्कस निकेटर ने, हेलेना आप इन्हें याद रखिएगा, कार्नेलिया अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, ऑप्शन में कार्नेलिया ही दिया जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हेलेना के साथ प्यारे साथी सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने प्यारे साथी, निकेटर ने एक राजदूत भेजा, एक राजदूत, मैं लिखे देता हूं पूरी चीजें, राजदूत भेजा प्यारे साथी। और जो राजदूत भेजा था उसका नाम आप लिखिएगा, जिसका नाम क्या था प्यारे साथी, मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज था प्यारे साथी। परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया था प्यारे साथी, तो वो था प्यारे साथी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज प्यारे साथी था। तो प्यारे साथी मेगस्थनीज को भेजा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इसने एक काम भी किया था बहुत महत्वपूर्ण। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, और परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है या इंडिका पुस्तक किसने लिखी प्यारे साथी। तो इनकी एक पुस्तक थी, आप लिख लीजिएगा, उसकी पुस्तक का क्या नाम था प्यारे साथी, इंडिका था इनकी पुस्तक का नाम। इनकी पुस्तक का नाम क्या था प्यारे साथी, इंडिका था। ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को इसने लिखा था प्यारे साथी मेगस्थनीज ने, क्योंकि एक राजदूत था, विद्वान व्यक्ति था, तो इसने पुस्तक भी लिखी। अगर मैं बात करूं तो इस पुस्तक से मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के भी बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लिखेंगे प्यारे साथी, इस पुस्तक से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है प्यारे साथी, की जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने चारों प्रांत के नाम बताए तो उसमें बताया कि यूनानी नाम उनके कौन कौन से हैं। ऐसे ही प्यारे साथी जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो इनका वर्णन यूनान की भी पुस्तकों में मिलता है, जो उस समय राइटर आए होंगे, या जैसे इंडिका हो गया प्यारे साथी, तो इस पुस्तक में ऐसे ही जो यूनानी लेखकों ने लिखा, जिस तरह हम यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख रहे थे, वैसे ही यूनान के लोग भी लिख रहे थे। तो वहाँ पर प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा गया, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ दूसरा कहा। और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक का उपनाम ये था। तो अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उपनामों के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम, चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम या अन्य नाम करके प्यारे साथी, उपनाम या अन्य नाम। तो मैं बात करूं प्यारे साथी तो इनके कुछ उपनाम हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी, पहला नाम आपका मिल जाएगा एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स प्यारे साथी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंड्रोकोट्स। प्यारे साथी यूनान के लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहकर पुकारा। उनकी जो पुस्तकें थी उसमें इनका नाम एंड्रोकोट्स मिलता है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं ये किसने कहा, तो ये प्यारे साथी एपियन तथा प्लूटार्क नाम के जो इतिहासकार या लेखक थे प्यारे साथी, उन्होंने इनका नाम क्या बताया, इनका नाम बताया प्यारे साथी एंड्रोकोट्स। अगर मैं बात करूं दूसरा तो एक होता है प्यारे साथी सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स प्यारे साथी परीक्षा में जो इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि भारत के किस शासक को सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा गया या सेंड्रोकोट्स कहा गया प्यारे साथी, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसे किसने कहा प्यारे साथी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेंड्रोकोट्स किस इतिहासकार ने कहा था प्यारे साथी या किस लेखक ने कहा था, तो उसने कहा था जस्टिन ने प्यारे साथी। जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोट्स कहा था। एपियन तथा प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोट्स कहा था और जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोट्स कहा था। अगर मैं तीसरे नाम की बात करूं प्यारे साथी तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं प्यारे साथी, भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं प्यारे साथी। मुक्तिदाता क्यों कहते हैं, अगर मैं बात करूं प्यारे साथी
तो इन्हें मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने यूनानी दासता से भारत को मुक्त किया था, यूनानी क्षत्रपों से भारत को मुक्त कराया था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, मुक्तिदाता कहा गया। कि प्यारे साथी भारत का मुक्तिदाता कहा गया। तो आप लिख लेंगे कि भारत को यूनानी दासता से मुक्त कराने के लिए, भारत को यूनानी दासता से मुक्त कराने के लिए कहा गया प्यारे साथी। तो फिर से ये भर चुका है, एक बार फिर वो व्हाइट बोर्ड आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उनको मैं बता दूं। बस ये टॉपिक खत्म ही होने वाला है प्यारे साथी। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे साथी। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिन्हें हम बात करेंगे। देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए, और मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहिए। लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। और इसके नोट्स चाहिएगा तो हमारे स्टडी विथ मिलन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं इसके नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कुछ और चीज़ें हैं तो आप देखेंगे चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथी। तो चाणक्य की एक पुस्तक थी प्यारे साथी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यानी कि पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र है। और प्यारे साथी परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे रिलेटेड है, और कई लोग अर्थशास्त्र ही लगाकर आ जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, एक विषय भी प्रचलित है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र उसे कहते हैं, लेकिन ये पुस्तक उससे रिलेट बिल्कुल नहीं करती प्यारे साथी। तो पहले आप लिख लीजिए कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है, चाणक्य हैं प्यारे साथी, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं प्यारे साथी, या भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इसमें क्या है, ये एक राजनीति से संबंध रखती है। ये पुस्तक प्यारे साथी राजनीति से संबंध रखती है। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति से संबंध रखती है प्यारे साथी, संबंध रखती है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इसमें भी मौर्य प्रशासन के बारे में या मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लिख लीजिएगा इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं और भी कई चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इसे सकल जम्बू द्वीप का स्वामी भी कहा जाता है प्यारे साथी। आप लिखेंगे इसे सकल जम्बू द्वीप का, सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा जाता है प्यारे साथी, स्वामी कहा जाता है प्यारे साथी, कहा जाता है। अब प्यारे साथी सकल जम्बूद्वीप क्या है प्यारे साथी, आपने पुराण पढ़े होंगे या आपके यहाँ पंडित जी जो पूजा करने आते होंगे अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो वो कहते होंगे कि भारत सकल जम्बूद्वीपे भारत खंडे, ऐसा वो श्लोक बोलते हैं। तो जो जम्बूद्वीप है ये भारत को ही कहा जाता है, भारत का नाम है, जैसे कि आर्यव्रत है वैसे ही जम्बूद्वीप भी नाम है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं ये किस में कहा गया है, किस पुस्तक में कहा गया है, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस शासक को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया। और अगर तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस पुस्तक में सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया प्यारे साथी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है प्यारे साथी जिसका नाम है महावंश, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है प्यारे साथी महावंश, और महावंश में ही इसे सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की प्यारे साथी तो इसके दक्षिण विजय की जानकारी, जो दक्षिण भारत विजय है, तो दक्षिण विजय की जानकारी प्यारे साथी इसके कहाँ से मिलती है, तो आप लिखिएगा कि दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा गुरनानूर से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है प्यारे साथी, तो अहनानूर, अहनानूर तथा गुरनानूर
ग्रंथ से मिलती है इसके दक्षिण विजय की जानकारी प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, और उसका निर्माण प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही कराया गया। अगर हम बात करें तो प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे, आप लिखिएगा कि रुद्रदामन के प्यारे साथी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसमें प्यारे साथी जूनागढ़ अभिलेख उसका नाम है, रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ का, उसमें जानकारी मिलती है। तो आप लिखिएगा प्यारे साथी कि रुद्रदामन एक शासक होगा प्यारे साथी, तो रुद्रदामन के जो गुजरात का शासक था, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ प्यारे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है प्यारे साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र प्रांत, प्यारे साथी सौराष्ट्र किसे कहते हैं, जो गुजरात वर्तमान का है और महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसे सौराष्ट्र कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर जिनका नाम है प्यारे साथी पुष्यगुप्त, इनके द्वारा ही प्यारे साथी पुष्यगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त के कहने पर प्यारे साथी क्या किया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था प्यारे साथी, निर्माण कराया गया था। तो प्यारे साथी जो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और इसमें पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, वहां से प्यारे साथी क्या मिलता है, इस बात की जानकारी मिलती है कि जो आपका ये सुदर्शन झील थी इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज्यपाल पुष्यगुप्त जो है प्यारे साथी उन्होंने करवाया था। तो प्यारे साथी ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें प्यारे साथी और कुछ चीज़ों के बारे में तो उससे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो ये तो शासन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासन करता है प्यारे साथी, और 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता है। और कब तक शासन करता है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अब 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। क्या होता है प्यारे साथी कि जब ये शासन करता है तो उसी शासन के दौरान एक बार मगध पर एक भयंकर अकाल पड़ता है, और बहुत लंबा अकाल पड़ता है प्यारे साथी, 10-12 वर्षों का वर्णन मिलता है। वैसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अकाल पड़ता है, और उस अकाल से चंद्रगुप्त मौर्य का मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं प्यारे साथी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था प्यारे साथी। तो 298 ईस्वी में क्या होता है कि इनके राज्य में जैन मुनि भद्रबाहु आते हैं और उनसे चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं कि गुरुवर मुझसे क्या गलती हो गई कि पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। तो वो इसका निवारण करने के लिए बताते हैं कि कुछ चीज़ें होंगी जो पाप वाप हुए होंगे या युद्ध लड़ने से, जिससे क्या हुआ अकाल पड़ गया है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने इसके निवारण के लिए बताया कि तुम्हें एक संलेखना विधि होती है, उसके द्वारा अपने प्राण त्याग देनी चाहिए, इससे ये अकाल खत्म हो जाएगा। तो प्यारे साथी इसी से दुखी होकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि वो अपने राज्य को छोड़ देते हैं प्यारे साथी, अपने पुत्र बिंदुसार के नाम पर छोड़ देते हैं, उन्हें दे देते हैं। और फिर प्यारे साथी ये 298 ईसा पूर्व में जैन मुनि लिख लीजिएगा प्यारे साथी, जैन मुनि भद्रबाहु के कहने पर कर्नाटक के, या आप कह सकते हैं प्यारे साथी जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, कहने पर ना लिखिए, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ
कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं प्यारे साथी? तो चले जाते हैं श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं प्यारे साथी। गोला नामक, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। लिख लीजिएगा आप, स्थान पर चले जाते हैं। तथा वहीं पर प्यारे साथी, तथा वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर, चंद्रगिरी पहाड़ी पर, वहां पर एक पहाड़ी होती है जिसका नाम होता है चंद्रगिरी पहाड़ी, और वहां पर प्यारे साथी संलेखना विधि, संलेखना विधि एक होती है प्यारे साथी जैन धर्म में। अगर आप जैन धर्म के को मानते होंगे तो आपको पता होगा। तो संलेखना विधि द्वारा प्यारे साथी अपने प्राण त्याग देते हैं। संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं प्यारे साथी, देते हैं। अब ये संलेखना विधि क्या है प्यारे साथी? इसमें क्या होता है कि बिना कुछ खाए पिए रहा जाता है जब तक मृत्यु ना हो जाए। तो जब वो अकाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने निवारण के लिए भद्रबाहु, जो जैन मुनि भद्रबाहु थे, उनसे पूछा, और फिर उन्होंने जो कुछ बताया उनके साथ ये कर्नाटक चले गए। वहीं पर मैसूर में क्या है कि श्रवणबेलगोला नाम का एक स्थान है, और वहीं पर प्यारे साथी एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि में क्या होता है कि प्यारे साथी बिना कुछ खाए पिए जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता है, ना पानी पीता है, और वैसे ही इंतजार करता है। और फिर अपने आप प्राण, जब कभी ना कभी जब कुछ नहीं खाओगे तो प्राण तो खत्म ही हो जाएंगे प्यारे साथी। तो ऐसे ही अपने प्राण त्याग देता है। और यहीं पर प्यारे साथी अंत होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, एक महान शासक, एक सर्वशक्तिशाली शासक जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया, यूनानी दासता से भारत को मुक्त किया प्यारे साथी, और एक अखंड भारत की स्थापना की। एक महान साम्राज्य, मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस महान शासक का यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर। धन्यवाद। जय हिंद।